आप सभी का स्वागत है फिर से संकल्प भारत के इस शो में। और इस पॉडकास्ट में आज जो गेस्ट हैं वो मिस्टर अमय सर हैं, जो हमेशा होस्ट बनते थे, लेकिन आज मुझे होस्ट बनने का मौका मिला और आज हमने उन्हें घेर के गेस्ट बनाया है। और हम बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में यूनिवर्स में क्या एलियंस हैं या नहीं, क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पॉडकास्ट, ज़रूर देखिएगा। और आपको अमय सर की ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो भी जानने का मौका मिलेगा। तो वेलकम अमय सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट कब से आया और ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जहाँ से आप इस फील्ड में थोड़ा आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया। ओके सर, एक्चुअली मेरे घर में थोड़ा माहौल ऐसा है कि बुक्स वगैरह बहुत पढ़ते हैं। ओके। तो व्हेन आई वाज 5 years old तो मेरे को तभी से इंसाइक्लोपीडिया वगैरह जो बच्चों की होती है पकड़ा दिया था। अच्छा। तो मैं बहुत छोटा था और लिटरली ऑब्वियसली 5 years इज़ नथिंग, राइट। 5 years तो सच में कुछ नहीं होता। हाँ, तो मेरे को तभी से उसमें पहला टॉपिक ही ये स्टार्स, मून्स, ये सब यूनिवर्स वाली चीज़ें थी। क्योंकि आप यूजुअली कोई भी किड्स इंसाइक्लोपीडिया देखेंगे तो उसमें पहला टॉपिक स्पेस के बारे में होता है। फिर वो पहले यूनिवर्स का बताते हैं, फिर अर्थ में जो चीज़ें हैं, जानवर वगैरह, उसका बताते हैं। तो बेसिक इंटरेस्ट वहाँ से आया। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि यूनिवर्स में जो लाइफ है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो लाइफ है, उसमें मेरा इंटरेस्ट कहाँ से आया, उसमें कुछ क्लिप्स मैंने देखी जिसमें कि मतलब ऑब्वियसली इट इज़ नॉट येट प्रूव्ड, बट कि नासा कुछ अंडर कवर चीज़ें छुपा रहा है, मून लैंडिंग्स की, कि भाई वो फेक थी। हाँ, तो उससे वो जब ये तो एक काफी डिस्प्यूटेड टॉपिक था। हाँ, डिस्प्यूटेड टॉपिक था। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्योंकि वो प्रूव हो चुका है लाइट शैडोज वगैरह से कि नहीं, एक्चुअल में ये लोग गए थे, पर उसमें कुछ गैप्स हैं। तो ये जो मिस्ट्री थी, तो उससे मेरी क्यूरियोसिटी आई कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और चांद तो हम लोग रोज़ ही देखते हैं, कौन नहीं देखता। हमारे भारत में तो गाने हैं, पोएम्स हैं, चंदा मामा, क्या क्या तो है। तो वहाँ से एक मेरा बेसिक इंटरेस्ट आया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ में, कि सब चीज़ें कैसे होती हैं, कि हम अकेले हैं। तो वो एक फंडामेंटल क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। मुझे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई मिल गया मूवी से वहाँ से एलियंस के बारे में आप ज़्यादा मतलब सर्च करने लगे थे। नहीं, वो मूवी आई थी 2004 में। हाँ, ठीक है, तब मैं 7-8 साल का रहा हूँ आराम से। अच्छा। तब तक तो मैं ऑलरेडी उसमें उस फील्ड में था। हाँ, यानी कि मैं पढ़ने लगा था स्पेस वगैरह के बारे में। तो जब उस टाइम वो मूवी आई थी तो मेरे को पता था बेसिक्स, मतलब आप मूवी से अहेड चल रहे थे। हाँ, मैं थोड़ा मूवी से अहेड था। अच्छा, तो मतलब मुझे ये पता चल गया कि मैं पीछे चल रहा था। ठीक है, चलिए। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सर, ये बताइए कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? व्हाट आर योर थॉट्स? या आपने आई थिंक हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा है, जिस पे कितने दशकों से डिबेट चल रही है। सॉरी। हाँ। तो मेरा इस पे ओपिनियन पर्सनल ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, हाँ, मतलब इम्पॉसिबल। आप इस बात को प्रूव कर, मतलब ये कह रहे हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, अभी तक हम उनसे कांटेक्ट नहीं बना पाए। यस, और वो भी इसमें भी चीज़ें हैं कि मेरा कन्विक्शन जो है, जो मेरी स्टडीज़ हैं, बहुत अभी आप देखिएगा, कुछ साल पहले तक मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक मजाक बनाता था इन चीज़ों का, यूएफओ का, एलियंस का। अगर आपने एलियंस की बात कर दी, मेरे जैसे कोई है, मैंने बोल दिया कन्विक्शन के साथ कि भाई होते हैं, मेरा मजाक बन जाएगा कि भाई मैं तो किसी मेंटल हॉस्पिटल से आया हूँ। अब आप सेम मीडिया को उठा के देखिए, आप पुराने और नए को कंपेयर कर सकते हो। सेम मीडिया क्या बोलता है, पर्टिकुलरली यूएस मीडिया, कि these UFOs, these potential of extraterrestrial life is a threat to US national security. अच्छा, हाँ, आप सोचो इतना चेंज आ गया कुछ साल में। मतलब व्यूज और जो उनका स्टैंड था वो टोटली चेंज हो गया है, ड्रास्टिकली चेंज हुआ। और आप इसको अगर बैक ट्रेस करोगे, हाँ, डेट वाइज हम जाएं, 2015 में नासा ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि कुछ सालों में, उन्होंने डेकेड का टाइम दिया था, 2025 हुआ वो, तो उससे तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन दे सेड कि इन अ डिकेड और सम डिकेड्स वी विल फाइंड नॉन ह्यूमन बायोलॉजिकल लाइफ। यानी कि सिंपल सीधी सी बात बोले तो भाई नासा ने बोला है 2015 में कि हमें एलियन मिल जाएंगे कुछ साल में। अच्छा, तो नासा तो भाई, मैं मान लो ठीक है, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, लेकिन नासा तो एक स्पेस एजेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, उसके बाद हमारा इसरो है, राइट। नासा ने खुद बोल दिया कि भाई हमें एलियंस मिल जाएंगे। और आप वहीं से आप देखो न्यूज़ वालों का स्टैंड चेंज हो गया, अच्छा, तुरंत, कि वो इस चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट बताने लगे। तो ये एक मैंने नोटिस किया पैटर्न। आई वॉज इन कॉलेज दैट टाइम।
तो मुझे लगा यार ये समथिंग इज़ रॉन्ग हियर कि अचानक से इन लोगों का स्टैंड कैसे चेंज हुआ। मैंने और रिसर्च की तो मुझे कुछ कवर अप्स के बारे में पता चला। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे, थ्योरीज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, मिलिट्री के पास कुछ है वो छुपा रहे हैं। तो ऑब्वियसली नॉट ऑल ऑफ देम आर ट्रू, क्योंकि इस फील्ड में इतना ज़्यादा झूठ फैला हुआ है कि लोग सच और झूठ को फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो आपको कैसे करोगे ये चीज़? आप उसी के थ्रू कर सकते हो कि यू गो ऑन फैक्ट्स, कि आपके पास एविडेंस किस चीज़ का है। एविडेंस हमारे पास क्या है कि भाई इतने सारे प्लैनेट्स हैं कि वो इम्पॉसिबिलिटी है कि एग्जिस्ट नहीं करते aliens। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरा पर्सनल कन्विक्शन यही है कि भाई दे डेफिनेटली डू एग्जिस्ट। अच्छा, तो यहाँ मैं अपने व्यूअर से चाहूँगा कि आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं और क्यों, रीज़न के साथ। तो अमय सर, अब मैं आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछता हूँ जी कि एक ड्रेक इक्वेशन, जी। ठीक है, तो वो ड्रेक इक्वेशन के बारे में ज़रा समझाइए। अगर जो भी मतलब पर्सन है जो इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, वो ड्रेक इक्वेशन कभी ना कभी पढ़ा होगा या उसके बारे में उसने सुना होगा। करेक्ट। तो इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी हमारे व्यूवर्स को दीजिए। देखिए, एक पर्सन थे फ्रैंक ड्रेक करके, जिनके नाम पे ये पढ़ा है। अच्छा। फ्रैंक ड्रेक, राइट। तो ड्रेक इक्वेशन एक कैलकुलेशन है, ऑब्वियसली इसके नाम से समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन है। उसमें फैक्टर इन क्या होता है, कैलकुलेट आप क्या करते हो कि जैसे प्लैनेट्स हैं उन पे कितनी स्पीड से लाइफ ग्रो हो सकती है, या किस टाइप के प्लैनेट्स पे लाइफ ग्रो हो सकती है। तो इस टाइप के जो 4-5 फैक्टर हम मानते हैं ना कि भाई आपको ये चाहिए लाइफ के लिए, XYZ रिक्वायरमेंट्स है, राइट। और उसकी भी कोई स्पीड होती है। जैसे हमारे केस में देख लो, बैक्टीरिया से इवॉल्व होने में कितने साल लग गए। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो इन बहुत सारे 5-7 फैक्टर्स को इंक्लूड करके वो इक्वेशन, ड्रेक इक्वेशन बनती है, जो कि हमें बताती है कि भाई इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है हमारे पूरे यूनिवर्स में लाइफ के होने की। XYZ वैल्यू जो भी, वो डिपेंड करता है कि आप फैक्टर कितने कंसिडर कर रहे हो। मान लो आपने मान लिया कि भाई लाइफ जल्दी इवॉल्व हो गई, तो लाइफ जल्दी इवॉल्व होगी तो वो रिप्रोड्यूस भी उसी स्पीड से करेगी, उसी स्पीड से करेगी। हाँ, बिल्कुल। तो वो चीज़ है ना कि अब मैं मानता हूँ कि बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरिया मैं मान लिया कि भाई ज़्यादा ह्यूमन से कंपेयर्ड वो करता है, लेकिन सोफिस्टिकेशन ऑफ लाइफ भी एक फैक्टर होता है कि कितनी सोफिस्टिकेटेड, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है उस लाइफ फॉर्म के पास, ऐसा अजम्पशन है। तो ये सारे फैक्टर्स को मिला के ड्रेक इक्वेशन बनती है। अच्छा, उससे ये साबित होता है कि क्या मतलब अगर उस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, हाँ, तो एंड में कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे जो यूनिवर्स है, हाँ, उसमें जो लाइफ है वो हर जगह है। अच्छा। हम बस पहुंचे नहीं है उस तक, तो या वो हम तक नहीं पहुंचे। मैं व्यूवर्स के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि लाइफ केवल अर्थ पे नहीं है, ऐसा अमय सर कह रहे हैं कि लाइफ यूनिवर्स में दूसरे प्लेसेस पे भी हैं। अभी तक फिलहाल हमने उसको खोजा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा है कि पाए जाएंगे लाइफ। फ्यूचर में ज़रूर ऐसा हो सकता है। अच्छा जी सर। तो सर अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। एलियंस है या नहीं, हाँ, इस डिस्प्यूट को मैं किनारे कर दूं, ठीक है। तो हमें एलियंस क्यों खोजना? हम अपने धरती पर हैं, हाँ, अपने शांति से अपना लाइफ जी रहे हैं, हाँ, टेक्नोलॉजी को अर्थ पे इम्प्रूव कर रहे हैं, हाँ, लेकिन एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यूनिवर्स के बारे में, एलियंस के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखिए, इसका कहीं ना कहीं मैं सिमिलर पैरेलल ड्रॉ करते हुए ये बोलूँगा कि लोग पूछते हैं कि हमें स्पेस में टेक्नोलॉजी भेजने की ज़रूरत है कि भाई रॉकेट की क्या ज़रूरत है। तो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हमारी करंट टेक्नोलॉजीज़ का रूट है। हर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी स्पेस से आई है। तो उसमें ये होता है कि भाई अगर आप एलियन को या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को आप वो नहीं सीक आउट करते हो, आप सोचो जैसे हम लोग वेपन्स बनाते हैं, इंडिया में वेपन्स बनाते हैं, राइट। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे पड़ोसी ऐसे मिले हैं हमें, करेक्ट। पाकिस्तान मिला है, चाइना मिला है, हमारे पड़ोसी ऐसे हैं, तो हमें एडवांस में प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बिल्कुल। अब आप मान लीजिए 2050 चल रहा है, ठीक है, जब क्लाइमेट डिजास्टर भी बोल रहे हैं कि होगा, यही बोल रहे हैं ना कि सी लेवल बढ़ जाएगा 2050 तक, बहुत ज़्यादा बवंडर आ जाएंगे, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, राइट। तो वो ऑलरेडी क्योटिक पीरियड एस्टिमेटेड है, प्रोजेक्टेड है कि होगा। अब मान लीजिए उसी टाइम एक स्पेसशिप आ जाती है बाहर से, अच्छा, ठीक है, वो आपके सारे सैटेलाइट को एक EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मार के उड़ा देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से टुकड़े नहीं होंगे बॉम्ब ब्लास्ट जैसे, योर सैटेलाइट्स विल शट डाउन। ना आप टीवी देख पाओगे, ना आप फोन पे बात कर पाओगे, ना आपका इंटरनेट चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। मतलब हमारी सैटेलाइट वहीं रहेगी, बस वो काम करना बंद कर देगी। तो अब ऐसे आपकी सिचुएशन है, क्या करोगे उस दिन? ना टीवी देख पाएंगे, ना मैच देख पाएंगे। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, यानी कम्युनिकेशन पूरा रुक जाएगा। कम्युनिकेशन रुक जाएगा, वो भी प्रॉब्लम है तो बोलूंगा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है
तो वो आपके लिए थ्रेट है। अच्छा, तो हमें एक थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यानी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाँ अपने दुश्मन को जानना हाँ जरूरी है। हाँ, लेकिन correct. अगर वो फ्रेंडली निकला तो एग्जैक्टली तो यूनाइटेड नेशंस जैसी बॉडीज जो कि हालांकि हम लोग ने इंडिया ने स्टांस रखा भी है कि उसमें बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन अभी हमारे पास यूएन ही है उस चीज़ इस टाइप की चीज़ों में डील करने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यूएन में एक स्पेशल चार्टर है, आई डू नॉट रिमेंबर द नंबर, पर इसमें स्पेशल चार्टर है, प्रोटोकॉल है कि भाई कभी एलियंस ने हमें कांटेक्ट किया तो यूनाइटेड नेशंस की ये कंट्री ऐसे डील करेगी, ये कंट्री ऐसे डील करेगी, सब लोग ऐसा यूनाइटेड फ्रंट, एक अर्थ फ्रंट ऐसा प्रेजेंट करेंगे। और उसमें भी प्रोटोकॉल है कि भाई हमें उनसे ये वो बोले तो हमें ये बोलना है, ये वो बोले तो ये बोलना है। तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल उसका पहले से इस्टेब्लिश्ड है। ओके, तो आप जो बोल रहे हो कि अगर वो फ्रेंडली हुए तो उसके लिए क्या करना है, वो प्रोसीजर पहले से इस्टेब्लिश्ड है। अच्छा, तो आई होप कि हमारे एलियंस जो हम खोजें वो हमारे लिए फ्रेंडली हो, क्योंकि वैसे ही इतनी मुश्किलें हैं अर्थ पे, एक मुश्किल और बढ़ाने के से क्या फ़ायदा, हाँ हाँ, है ना? वैसे भी सब भारतीय लोगों से तो हम लोग फ्रेंडली हो ही जाता है, कोई भी हो, चाहे वो फॉरेनर हो या एलियन हो। तो हाँ बिल्कुल, अपने भारत का खाना खिला देंगे अपने हाँ आप, बाटी हाँ, चोखा खिलाएंगे, आप अपने आप बाटी फ्रेंडली चोखा हो खिलाना, जाएंगे। मैं छोले भटूरे खिलाऊंगा सर। हाँ ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, और आई होप कि व्यूअर्स आप लोग भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना? तो चीज़ों को यहीं तक सीमित मत रखिएगा, पॉडकास्ट ओवर होने के बाद आप इसके बारे में और पढ़िएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना? तो आप ये सोशल मीडिया पे जो टाइम वेस्ट करते हैं उससे अच्छा है कि आप सोशल मीडिया पे ही जो क्वालिटी कंटेंट हैं, जो आपके हॉबीज़ हैं, उस पे टाइम लगाइए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया का जो एलियंस पे जो स्टैंड है वो क्या क्लियर है इंडियन स्पेस एजेंसी का? सर ये बात आपने बहुत ही कंट्रोवर्शियल उठाई है, पर आई विल आंसर दिस। देखिए, क्या हमारा कोई क्लियर स्टैंड नहीं है इस पे। अच्छा, हमारा हर चीज़ पे डिसाइसिव स्टैंड रहा है रिसेंटली पिछले कुछ सालों में, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक रहा है, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता हमारे यहाँ इस टॉपिक पे ये बोला जाता है कि भाई एलियन सिर्फ यूएसए में क्यों दिखते हैं, या यूएफओ सिर्फ एलियंस जो होते हैं वो सिर्फ यूएसए में क्यों दिखते हैं। हाँ, ये बात एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, क्योंकि जब भी मैंने टीवी ओपन किया, न्यूज़ में ये देखा कि यूएफओ दिखाई दिया, तो सबसे ज़्यादा तो यूएस का ही नाम आता है। तो यूएस के आसमान में ऐसा कोई स्पेशल तो है नहीं कि वहीं यूएफओ दिखेगा, है ना? तो इस पे मुझे लगता है कि इंडिया का स्टैंड जो है वो किसी कंट्री का स्टैंड ना होकर, मुझे लगता है कि एक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है सबको मिल के काम करना चाहिए और सबको एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहिए, मतलब एक कॉमन डिसीजन होना पड़ेगा हम लोग का, वो ज़्यादा बेटर लगता है एज एन इंडिविजुअल स्पेस एजेंसी का क्या जी सर। तो इसमें वही पॉइंट है कि ये चीज़ क्यों होती है, हमारा स्टैंड तो है नहीं, और हम लोग जैसे मून पे जाते हैं, अभी भी आप नोटिस करना मून की कुछ चीज़ें हैं जो कि पब्लिक कभी नहीं की जाती। अच्छा, हाँ, जो एक मून का डार्क साइड है जो हमारे से दूर रहता है, अर्थ से वो अलग फेस करता है, राइट, जिस पे सन की लाइट नहीं पड़ती। हाँ, मतलब क्योंकि वो पड़ेगी नहीं, रिफ्लेक्ट क्या होगा वो दिखेगा नहीं हमें, तो वो उसका जो हमारा जो हाफ पार्ट उसका रेवोल्यूशन है मून का अर्थ के अराउंड, उसके कारण ये चीज़ होती है कि एक फेज लॉक्ड रहता है, राइट, तो वो डार्क साइड ऑफ द मून उसको बोलते हैं। अच्छा, आप नोटिस करना, चाहे चाइना का रोवर हो, ऑर्बिटर हो, हमारा ऑर्बिटर हो या रोवर हो, कुछ भी हो, किसी का भी हो, डार्क साइड ऑफ द मून की कुछ चीज़ें वो कभी भी रिवील नहीं करते, इंडिया इंक्लूडेड। ओके, अब मैं इसमें ये नहीं बोल रहा कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर इट इज़ अ पैटर्न आई हैव नोटिस्ड। अच्छा, और एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज पब्लिक नॉलेज, आपको खुद से बस सेल्फ रिसर्च करनी है, आप वेरीफाई कर सकते हो मैं जो बोल रहा हूँ। तो व्यूवर्स आप लोग ज़रूर वेरीफाई करना इस बात को, क्योंकि ये मुझे भी मतलब पहली बार सुनने को लगा कि ऐसा क्यों है, मतलब डार्क साइड पे कोई बात करता ही नहीं है। Yes. मतलब रिसर्च कर लिया है, उनको पता है, लेकिन उन्होंने डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं रखी है। कभी वो आपस में शेयर करते हैं, हाँ, इंटर एजेंसी शेयर करते हैं, शेयर करते हैं, बट यूजुअली जैसे नासा के में भी प्रोटोकॉल है आई थिंक, कुछ की पब्लिक से आपको शेयर करना है, क्योंकि इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, इसरो भी गवर्नमेंट कंपनी है, और जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनी है, मिक्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, तो उनको कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं कि आपको कुछ चीज़ें वो करनी है, लेकिन उसमें वो एक लेबल लगा सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी वाला। ओके, तो वो लेबल में जो भी चीज़ आती है, जैसे कोई एसेट है, या आपने मान लो कोई डिपॉजिट खोज लिया मिनरल का उधर, तो आपने नेशनल सिक्योरिटी में फ्लैग करा और उसको हाइड कर दिया, तो क्या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन लोग ने देख ली हैं विच दे डू नॉट वांट द
अदर पीपल टू सी, नॉर्मल पब्लिक टू सी। तो ये एक डिबेट पॉइंट है, इसलिए कोई कभी क्लियर ही नहीं करता, उसकी बात ही नहीं करता कोई, ना बात कोई करेगा, ना बात उठेगी, ना आप क्वेश्चन पूछोगे। अच्छा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट दीज थिंग्स टू ऑल गवर्नमेंट्स अक्रॉस कंट्रीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो पब्लिक ही पूछेगी। हाँ, करेक्ट। और जितने भी नॉलेजेबल पर्सन है जो इंटरेक्ट करना जानते हैं, इंटरेक्ट मतलब आप जैसे गवर्नमेंट से हम लोग सोशल मीडिया पे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कोई करता नहीं, हम लोग अपने लाइफ में बिजी हैं, है ना। तो लूप होल्स जो हैं उन पे बात करनी चाहिए। तो चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ। एलियंस पे वापस आते हैं। फर्मी पैराडॉक्स के बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी सर, तो ड्रेक्स इक्वेशन मैंने बताया, एक कैलकुलेशन हर चीज़ की, कि भाई एक जिससे हमें पता चलता है कि भाई लाइफ ही लाइफ है। अब फर्मी पैराडॉक्स इसका काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड है, पर उल्टा है। फर्मी पैराडॉक्स पूछता है, जिसको बहुत ही फेमस साइंटिस्ट एनरिको फर्मी ने बताया था हम लोग को। एनरिको फर्मी जो मशहूर अभी पिक्चर है ओपेनहाइमर, उसमें भी हैं, एक एक्टर ने उनका रोल प्ले किया है। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिट आई नोटिस रिसेंटली। तो एनरिको फर्मी जी ने क्वेश्चन उठाया, एक बेसिक क्वेश्चन, कि भाई अगर इतनी ज़्यादा लाइफ है तो हमसे उसने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अगर वाकई इतने अरबों खरबों प्लैनेट्स में एलियंस हैं, किसी ने हमको कोई कॉल नहीं किया भाई, किसी ने हमको नहीं बोला कि हेलो भाई हम XYZ प्लैनेट से हैं, अच्छा आप अर्थ वाले हो, हेलो चलो चाय नाश्ता करने चलते हैं। नोबडी हैज़ कॉन्टेक्टेड अस, ना हमने किसी को खोजा। हम लोग तो कब से खोज रहे हैं, डिकेड से खोज रहे हैं, 60-70 साल से खोज रहे हैं, लेकिन वी हैव नॉट फाउंड एनीथिंग। तो फर्मी पैराडॉक्स इसी क्वेश्चन को उठाते, इट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन, कि ये उल्टा चीज़ कैसे है कि जब वो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, जैसे मैंने भी बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि एलियंस नहीं है, तो मेरे ही उसी अजम्पशन पे वो सवाल उठाती है कि जब वो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है और वो ट्रू मान रही है उस चीज़ को, लेकिन फिर हमें ये कोई मिला क्यों नहीं? तो ये फर्मी पैराडॉक्स है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। अच्छा, कि आप बोल भी रहे हो कि नहीं होगी होगी, फिर आप बोल रहे हो यार नहीं होगी, मिला नहीं कोई। अच्छा, ये वो चीज़ है। हाँ, मतलब ये कहता है कि अगर कोई है तो मिलना क्यों नहीं? हाँ, मिलना चाहिए था। हाँ, जब आप बोल रहे हो कि स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल है कि कोई नहीं है, कि नहीं होगा तो पक्का 100%, लेकिन फिर आप बोल रहे हो कि भाई जब तुम बोल रहे हो 100% है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा कोई? अच्छा, कोई मिल क्यों नहीं रहा? कोई रेडियो सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा? तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्मी पैराडॉक्स के इक्वेशन से ही पता लगाते हैं। हाँ, तो ये इंटर रिलेटेड चीज़ है ड्रेक इक्वेशन से। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। सर, अब नेक्स्ट चीज़ है कि जैसा आपने कहा कि आप मान रहे हो कि आउटर स्पेस में एलियंस हैं, भले अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब अगर हैं तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा? इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। बिल्कुल है। देखिए सर, अभी क्या है, जो हमारा स्पेस है, लोग जो डिस्टेंसेस हैं उसको समझ नहीं पाते कि स्पेस में डिस्टेंसेस कितने वास्ट हैं। आप सोचिए, हम लोग जैसे जाते हैं इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से कन्याकुमारी, लगभग 3,500 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, राइट? ठीक है, अब वो इतना बड़ा डिस्टेंस हम मान लेते हैं भाई, 3,500 किलोमीटर। हमारे जो पास में सबसे बॉडी है कौन सी है? मून है। मून है, हाँ, है ना? सबसे। मून से हमारा डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर। अब आप इमेजिन करिए, ठीक है, ये तो बस मून की बात है। अब आप सन की इमेजिन करिए, ठीक है, सन की हमारे डिस्टेंस कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, बाप रे, 150 मिलियन किलोमीटर्स सोचिए आप, और 93 मिलियन माइल्स, जिसमें भी आप जिस भी यूनिट में प्रेफर करो, तो इतनी सारी डिस्टेंस को आप इमेजिन करो, और ये सिर्फ हम सन से अर्थ तक में बोल रहे हैं। अब आप सोचिए जो आउटर प्लैनेट्स हैं, अदर जो गैलेक्सीज हमारे में, जो दूसरे गैलेक्सी में, आप दूसरी गैलेक्सी भी छोड़ दो, आप हमारी गैलेक्सी में देख लो। हमारे जो सन है वहाँ से अर्थ तक लाइट आने में 8 मिनट लगता है। हाँ, 8 मिनट कुछ सेकंड है। हाँ, 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, 20 सेकंड या कुछ ऐसे है, 16-20 सेकंड, राइट? अब आपको स्पीड पता ही होगा, फिजिक्स के टीचर है, लाइट की जितने कितने 3 into 10 की पावर 8 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है ना। हाँ, तो ये स्पीड है लाइट की, उस स्पीड से कोई चीज़ चल रही है पर सेकंड, फिर भी उसको आप, हमारी गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी का नाम है, इतनी बड़ी है कि लाइट को मिल्की वे के एक एंड से दूसरे एंड में जाने में 1 लाख साल लग जाएंगे। लाइट को 1 लाख साल, 1 लाख ईयर्स, बाप रे, सोचिए। और ये सिर्फ एक गैलेक्सी बात हो रही है, हमारी गैलेक्सी की, और हमारी गैलेक्सी कोई बहुत बड़ी नहीं हो, मीडियम साइज टाइप की है गैलेक्सी, इट्स नॉट वेरी बिग। तो आप ये कह रहे हो कि क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इमेंस है, तो इस डिस्टेंस के वजह से एक हिंड्रेंस पैदा हो रहा है दो लाइफ का आपस में कांटेक्ट होने में, एलियंस का और हमारा। तो डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
अब आप सोचो ना, अब ये तो सिर्फ गैलेक्सी की बात हो गई, अपनी में गैलेक्सी की। हाँ, अब अपने सबसे पास कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। राइट। हाँ। अब एंड्रोमेडा भी हमसे और बहुत दूर है, हम्म, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है काइंड ऑफ, हम्म, है ना। अगर आप उसका टोटल मेजर करोगे, उसका हमारे 1 लाख के ले लिया आपने लाइट ईयर्स, उनका कुछ डिस्टेंस होगा। अब मान लो एंड्रोमेडा में किसी एक छोटे से प्लेनेट पे कोई रहते हैं, है ना, कबीले वाले बढ़िया एलियन लोग, ठीक है। अब आपने उन तक सिग्नल भेजना, कैसे भेजोगे आप? इतनी दूरी पे सिग्नल कैसे पिन पॉइंट कैसे करोगे आप लिटरली यू आर, और एक्यूरेसी भी तो मायने रखती एक्यूरेसी है। मायने रखती है, बिल्कुल। क्योंकि अपना ये तो स्ट्रेट लाइन में चीज़ें होती हैं, भले वैक्यूम में तो आपको ये चीज़ का फैक्टर इन करना पड़ेगा ना कि आपका कम्युनिकेशन किस तरीके से चल रहा है। हाँ, आप सही डायरेक्शन में नहीं भेजोगे। मैं आपको इधर इधर बोल के इधर देखूंगा तो वो आपको आवाज़ थोड़ी आएगी। वो तो अगर ये वैक्यूम हो तो आपको कतई आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत बड़ा क्योंकि एक वैक्यूम में साउंड तो ट्रैवल करता नहीं है। नहीं है। तो रेडियो वेव्स लेकिन ट्रैवल कर सकती हैं। अब मैंने ईयरपीस आपके से कनेक्टेड है तो आप सुन लोगे मेरी आवाज़। हाँ, वैक्यूम में ऐसे आवाज़ तो आएगी नहीं। हाँ, तो सही बात है। उन्होंने जोर से चिल्ला दिया, सब लोग ने मिलके, तो हमें आवाज़ आ जाएगी। नथिंग लाइक दैट हैपेंस, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, लोग उसको समझते नहीं है। लोगों को लगता है अरे यार ये, मतलब मुझे लगता है कि लोग ये चाहते हैं कि एलियंस खुद हमारे अर्थ तक आए और हमसे बातचीत करें। क्योंकि लोगों ने मूवी ज़्यादा देख ली हैं। अच्छा, मूवीज का असर है। मूवीज़ का असर है। ओके। वो यूएसए में हॉलीवुड में जो मूवीज़ बनती है ना, हाँ, उसमें ये सब चीज़ों को इतना ट्रिवियलाइज कर देते हैं, साइंस जो है इसके पीछे की, साइंस को एक्सप्लॉइट करते हैं ज्यादा। मतलब कुछ भी कर देते हैं हाँ, बस यूएसए को जितना चाहिए हाँ, वो उनके हॉलीवुड में यही होता है हाँ, कि हाँ। कैसे भी बस यूएस के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी पीट दिया उन्होंने एलियंस को। तो ये चलता है, पर यू हैव अ साइंस वर्किंग बिहाइंड इट। नहीं, वो बात तो आप है। उस डिस्टेंस तक जा ही नहीं सकते, आपको कैसे पता कि कोई कहाँ पे है। और मुझे लगता है कि अभी भी चाहे नासा हो, चाहे इसरो हो, या कि यूरोपियन एजेंसी हो, उनको अपने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तब जाकर वो एलियंस को इस कंडीशन में होंगे कि शायद खोज पाए, शायद। हाँ, है ना? हाँ। क्योंकि अभी भी टेक्नोलॉजी उस हिसाब से नहीं अपग्रेड करनी है, पड़ेगी। नहीं है। अभी तो उतने डिस्टेंस तक बातचीत और कम्युनिकेशन का तो नहीं अभी है, फिलहाल कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, वी कैन ओनली सी। हाँ, जो हमारे जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप है, हाँ। जिसने हबल को रिप्लेस किया है, अच्छा, अमेजिंग टेलीस्कोप है। तो वो टेलीस्कोप बहुत ही आगे तक देख ले रहा है। मतलब अच्छा। लिटरली लोग बोलते हैं कि भाई बिग बैंग जब हुआ था उतने आगे तक भी वो देख सकता है। अच्छा। इट्स काइंड ऑफ लुकिंग इनटू द पास्ट, क्योंकि जो अर्ली गैलेक्सीज फॉर्म हुई थी, उनकी लाइट ही हमारे को इतनी दूर से आती है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पास हो चुके होते, तो वी आर लुकिंग इनटू द पास्ट। अच्छा। लेकिन पिन पॉइंट करके जैसे हम अपने ऊपर से सैटेलाइट से प्लेनेट में देख लेते हैं, वैसे हम नहीं देख सकते अभी भी। सही बात है। कोई विजुअल नहीं है, तो आपके पास ना विजुअल है ना आपके पास ऑडियो है। आप वेट कर रहे हो कि भाई एक सिग्नल आएगा, हम उसको पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ा तो नहीं भाई है ही नहीं। तो ऐसे तो मैं बोलूँगा आपको हवा दिखती है क्या? आपको हवा नहीं दिखती तो हवा नहीं है। हाँ, सही बात सेम ही चीज़ हुई ना, हाँ, क्योंकि साइंटिफिकली तो है, यू कैन फील इट। यहाँ भी आप मैथमेटिकली यू कैन फील कि नहीं वो है, हाँ, लेकिन पर उसको आप देख नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी पीछे है। हाँ। तो आपने ये डिनाइल में चले गए हाँ। कि भाई वो है ही नहीं। है ही नहीं। तो यही चीज़ है सर। हाँ। और सर यहाँ मेरे माइंड में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, आप लोग व्यूअर्स भी बताना। जब भी हम लोग एलियन की बात करते हैं तो माइंड में एक इमेज बनती है, हाँ, वो बड़े है ना? हाँ। वो बड़ी आंखें, बड़ा सर, छोटा ग्रीन। शरीर, है ना? सन से एनर्जी ले रहे हैं। तो आखिर वो इमेजिनेशन कहाँ से आई? क्या वो हॉलीवुड मूवीज से आई कि उसके पहले किसी साइंटिस्ट ने वो ऐसा बताया कि एलियंस ऐसे दिखते हैं? कहीं से तो सोर्स होगा इसका। देखिए सर, इसमें भी वही है, कवर अप टाइप की चीज़ कि ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस बहुत मेजॉरिटी हॉलीवुड से है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन 1947 में हम लोग 1947 में हम लोग आज़ाद भी हुए थे। अच्छा, आप कोइंसिडेंस देखिए चीज़ों का, ठीक है। 1947 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली, राइट। उसी टाइम आई थिंक जुलाई या मई जून जुलाई के पीरियड था। एक न्यू मैक्सिको करके स्टेट है यूएसए का, वहाँ एक बोला जाता है कि यूएफओ क्रैश हुआ। वहाँ से पहली बार ये ट्राई और ये बड़ी आंख वाली फोटो आई न्यूज़पेपर्स में। अच्छा। कि बॉडीज़ मिली हैं जो क्राफ्ट हुआ है, अर्थ का नहीं है, ये वो, ठीक है। फिर वो न्यूज़ दबा दी गई। अच्छा, अब जैसे ये न्यूज़ क्रैश हुआ रॉसवेल न्यू मैक्सिको में, उसके 2 महीने बाद एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है यूएसए में, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज हम दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसी के नाम से जानते हैं, CIA। ओके, राइट। CIA का फॉर्मेशन इस इवेंट के 2 महीने बाद होना, पहले तो वो सस्पेशन रेज करता है, ठीक है। मैंने मान लो कि भाई चलो कोइंसिडेंस था। सेम पीरियड पे जो यूएस की एयरफोर्स थी वो उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती थी, लोगों ने पता ये,
अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 में देयर वाज नो यूएस एयरफोर्स, ओके, उस नाम से कोई आइडेंटिटी नहीं थी, यू कैन चेक इट। यूएस एयरफोर्स का फॉर्मेशन कब हुआ पता है, कब हुआ? नहीं, प्लेन्स तो थे, प्लेन्स लेकिन थे। एक ऑफिशियली आप यूएस बोलते हो कि एयरफोर्स एयरफोर्स के का है, नाम से एक जिसको होता है रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था। प्लेन्स थे, बॉम्ब थे, प्लेन्स थे, बॉम्ब थे, हाँ, ड्रॉप भी पायलट किया, थे, ड्रॉप भी किया जापान पे, जापान पे। हाँ, लेकिन एक यूएस एयरफोर्स, यूएस आर्मी हाँ, जैसे इस आर्मी डेजिग्नेशन होता से नहीं था कुछ भी। डेजिग्नेशन से नहीं था। ये डेजिग्नेशन आप चेक करो, हाँ, आप डेट चेक करो, मैं बोलता हूँ आप ईयर और डेट एग्जैक्ट चेक करो। इट हाँ। वाज नियर द फॉर्मेशन ऑफ CIA एंड ऑल बोथ ऑफ दीज वर नियर जब वो रॉसवेल में क्रैश हुआ वो स्पेसक्राफ्ट जिसको बोला जाता है। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका डर गया था कि हमारे ऊपर हवाई हमला ऐसा हो सकता है। उसको शायद ये लग रहा हो कि किसी दूसरे कंट्री ने ऐसा किया है। एग्जैक्टली यूएस का हमेशा से ही इशू वही रहा है। रशिया के पीछे है। अब रशिया के पीछे है वो, हाँ, हाँ, पहले जर्मनी था। हाँ, तो वो हमेशा से यूएसए की प्रॉब्लम रही है वो, कि भाई हमें ये दिख गया, हमें वो दिख गया। अब आप सोचिए, फिर इमेजिन करिए कोई चीज़ विच हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, जो प्रिवेलेंट थ्योरी यही है, भले ही लोग कितना भी कवर अप कर लें पर कुछ चीज़ें हाइड नहीं होती हैं, हर चीज़ का एक पेपर ट्रेल होता है। जैसे मैं बोलूँगा कि लॉकहीड मार्टिन है, आप लॉकहीड मार्टिन सर जानते हैं? नाम सुना है। दुनिया की सबसे बड़ी वेपन्स मैन्युफैक्चरर कंपनी में से एक है, ओके, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वैल्यूएशन है उसकी। लॉकहीड मार्टिन का एक स्कंक वर्क्स करके डिवीजन था, तो उसके जो चेयरमैन थे उन्होंने दिस इज पब्लिक नॉलेज, पब्लिक डोमेन में लेटर पढ़ा है, आप चेक कर सकते हैं। एक इतने बड़े $1 बिलियन कंपनी के CEO ने, वो स्कंक वर्क्स डिवीजन के जिसको हेड करते थे वो, उन्होंने UFO का मेंशन किया है कि भाई वो चीज़ें हैं, एंड यू कैन इजीली फाइंड इट। आप डालना लॉकहीड मार्टिन स्कंक वर्क्स एलियन लेटर, बस आप इतना सर्च करिएगा, आपको लेटर मिल जाएगा जिसमें इतने बड़े आदमी ने उसके बारे में मेंशन किया कि UFO हैं और ये है वो है। तो आप कितनी भी चीज़ों को कवर अप कर लो, यू कैन नॉट हाइड इट। तो इसका सोर्स वही है जो उस टाइम न्यूज़पेपर में इमेजेस आई थी, और जो लोग थे उन्होंने भी यही डिस्क्राइब किया था, इसी टाइप से जो थी डिस्क्रिप्शन। सर, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे न्यूज़पेपर में बहुत सारे कार्टूनिस्ट होते हैं, है ना, वो अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कार्टून वाले का आर्टिकल होता है, वो सेक्शन होता है जहाँ कार्टून वो व्यंग कसते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये इंसान के द्वारा बनाया गया एक इमेज है क्या, जो एलियंस की जो इमेज दिखती है? होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलियंस नहीं है, जैसा आप कह रहे हो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे ही दिखते हैं, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं। वेरी नाइस पॉइंट सर। इसमें मैं पार्शियली एग्री करूँगा। अच्छा, कि एग्जैक्ट तो वैसे नहीं होंगे, ये चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन हर चीज़ का ना एक सोर्स होता है, क्योंकि ये तो हमारा परसेप्शन है। हाँ, एग्जैक्टली, ये हमारा परसेप्शन है। हम कई बार हम अंधेरे में किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो अलग एक परसेप्शन दिखता है, उसी चीज़ को हम लाइट में देखते हैं तो अलग परसेप्शन होता है। कई लोग अंधेरे में जाने से डरते हैं, ठीक है, वहीं उसी दीवार पे या उसी कोने में वो दिन में चले जाएंगे। तो परसेप्शन मैटर्स, दैट इज़ वेरी ट्रू। तो मैं उस चीज़ पे बोलूँगा कि मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं से तो वो बेस इमेज आई ना। गोली क्यों बड़ी, आँख ही गोली क्यों इतनी बड़ी, ग्रीन ही क्यों कलर, उनके हाथ छोटे ही क्यों, उनकी हाइट छोटी ही क्यों, और फिंगर्स भी कम, ये स्पेसिफिक इमेज है बहुत। आप इसमें नोटिस करिए, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक इमेज, अनलेस कोई डिस्क्राइब करे इस चीज को नहीं बन सकती। अच्छा, आप सोर्स में जाइए ना, ये हम मूवीज के पहले की बात कर रहे हैं, मीडिया के पहले की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा था नहीं। आप सोचिए, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 1947, लिटरली 70+ ईयर्स अगो। कुछ भी नहीं था उस टाइम, ये हॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर नहीं थे, ये इंडिपेंडेंस डे वाली एलियन वाली मूवी नहीं थी, ट्रांसफॉर्मर्स नहीं था, कुछ नहीं था, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, किसी ने स्क्रैच से सोच लिया। वो भी उसी टाइम जब एक क्रैश होता है और 2 एजेंसियां बन जाती हैं, एक एयरफोर्स बन जाता है, एक CIA बन जाता है। तो ये सब ना इतना फिशी है, उसमें क्या ट्रूथ है, ऑब्वियसली दैट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू आंसर। बिल्कुल, पर उसका सोर्स वही है कि कुछ ना कुछ तो देखा है। क्योंकि आप देखिए, कोई भी पुराने कल्चर्स, आप इनका को ले लो जिन्होंने माचू पिचू बनाया, ठीक है, आप इजिप्शियंस को ले लो, आप हमारे ही पुराने जो म्यूरल्स हैं जो बचे हुए हैं, जो इन्वेडर्स ने तोड़े नहीं, उस पर देख लो, आपको कहीं ना कहीं ये तीनों जो सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं अपने से बहुत दूर थी एक दूसरे से। ठीक है, मैं मानता हूँ इजिप्ट वगैरह से हमारा कोऑर्डिनेशन था पुराने ज़माने में भी, ट्रेड भी था। साउथ अमेरिका से नहीं था भाई, नहीं, साउथ अमेरिका कुछ भी नहीं था, डिस्कवरी नहीं हुआ था ऐसा। अभी प्रेवलेंट तो यही है, लेकिन सभी जगह एक वो UFO वाली जो ऑब्जेक्ट है वो उनके एंशियंट उसमें कार्व्ड है पत्थर में।
अच्छा, सेम डिजाइन, सेम डिजाइन, वही वो पतला वाला। अच्छा, हाँ, वो डिस्क। हाँ डिस्क, और इन लोग का स्काई का रिप्रेजेंटेशन, उसमें से लोग निकलते हुए। अच्छा, हाँ, ये सब पब्लिकली अवेलेबल है, मैं कोई भी ऐसी चीज हवा में नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग यू कैन फ्रीली फाइंड इट ऑन द इंटरनेट। साउथ अमेरिकन तो सिविलाइजेशन, मैं आप एलियन जरूर बोलेंगे सर्च आ जाएगा। करूंगा। और मैं व्यूअर से भी चाहूंगा कि आप भी इसे सर्च करें कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन थे उनके मंदिरों में, उनके मॉन्यूमेंट्स में जो एलियंस की जो इमेज बनाई गई है पत्थरों पे, वो सेम है। तो इसको जाकर आप भी देखें, मैं तो हमेशा ज़रूर देखूंगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे मिला है कि ऐसा कैसे हो गया। आखिर कुछ तो सिमिलैरिटीज होंगी, कॉमन चीज़ें ही सेम होंगी। नहीं, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ ना, जो सिविलाइजेशन एक दूसरे से मिली नहीं, मैंने बोल दिया कि मैं चलो इंडिया वालों ने इमेजिन कर लिया भाई, हाँ, उस समय उन्होंने इजिप्ट में फैला दिया। क्योंकि चलिए, जैसे हमारा श्री राम जी का बहुत हम लोग वर्शिप करते हैं, राइट। हाँ, अब वहाँ पे आप कोई भी, अच्छा अभी कोइंसिडेंस है, लोग मानते नहीं हैं उसको, लेकिन अब कोइंसिडेंस हमको देखना पड़ता है। हम इजिप्शियन से पुराने हैं, एंशिएंट इजिप्शियन से बहुत पुराने हैं, ठीक है। अब उनके कोई भी आप मेन जो फैरो रहे हैं फेमस, उनके उसमें रामसेस रहा है, या रामतूत, या राम 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 वर्ड, ये वर्ड रहा है। तो मान लिया मैंने कि भाई कहीं ना कहीं उन्होंने वर्ड हमारे स्क्रिप्चर से सुना होगा, और उन्होंने कहीं ना कहीं उसका एक एलिमेंट हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस एक दूसरे का आता है हम हर किसी के ऊपर। लेकिन साउथ अमेरिका में तुमने गए नहीं, साउथ अमेरिका में सेम डिजाइन कैसे है ना सर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस पूरी चीज़ को वो कर देती है। फिर कोई इस पर सवाल उठाता है तो वो मानने को तैयार नहीं होते लोग। भाई आप रिसर्च तो करो, आप बस इसलिए डिनाई कर देते हो, आप डिनाई कर देते हो क्योंकि आपको उस सच्चाई से डर लगता है। वो एक बहुत बड़ी इशू है जो कि सबको देखनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। तो अब आते हैं हमें सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अर्थ के अलावा ऐसे कौन कौन से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, बॉडीज हैं जहां लाइफ की पॉसिबिलिटी है। जो भी रिसर्च है, टेक्नोलॉजी से हमने जो पता लगाया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर पहले तो मैं इधर एक टर्म आपकी सही करना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड। इस टर्म को बोलते हैं, जो भी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स हैं उसको एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं। एक्सो मतलब ऑब्वियसली आई थिंक इसका लैटिन में रूट है, शायद लैटिन या ग्रीक में। हाँ, आउट, वही लैटिन या ग्रीक में ही रूट होगा। तो एक्सो प्लैनेट, राइट, मतलब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का प्लैनेट। तो ये जो भी क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब मैं सबकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो भी क्लासिफिकेशन होते हैं वो एक्सो प्लैनेट नाम से होते हैं। एक्सो प्लैनेट ऑफ XYZ सिस्टम, उसको सोलर सिस्टम भी नहीं बोलते क्योंकि हमारा टर्म है। अच्छा। जैसे एक सिस्टम का मैं नाम लूँगा, ट्रेपिस्ट, TRAPPIST। तो इसमें एक प्लैनेट मिला है जिसके बारे में वो है। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ लाइफ हो सकती है कि नहीं? तो इसमें एक टर्म होता है गोल्डीलॉक्स जोन। या गोल्डीलॉक्स जोन ये होता है कि किसी स्टार के अराउंड जो प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा एक पर्टिकुलर जोन होता है, मतलब ऑर्बिट में डिस्टेंस के हिसाब से, जहाँ पे वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ओके। तो अब यही वाटर ही सोर्स है हर चीज़ का, बिना लिक्विड वाटर के तो अभी तक हमारी जो साइंस बोलती है कि लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो गोल्डीलॉक्स जोन में जो भी प्लैनेट है, जो भी एक्सो प्लैनेट्स हैं इन आउटर सिस्टम्स में, वो एलिजिबल होते हैं हमारी इस रिसर्च के लिए कि भाई हमारे पास लाइफ है कि नहीं। अच्छा, अब कितने हैं ये? बहुत ही सिंपल है, आप कैलकुलेट करो, ठीक है, लिटरली कैलकुलेट हो जाएगा। हमारी सोलर सिस्टम में उसमें 9 है, ठीक है। ऐसे हमारे सोलर सिस्टम में अरबों ऐसे सिस्टम है, सिर्फ हमारे गैलेक्सी में ऐसे सोलर सिस्टम है, ठीक है। और ऐसी अरबों गैलेक्सीज हैं। बाप रे, मतलब अरब इंटू अरब। हाँ, ठीक है। ये अब मैंने सिस्टम बोला, और इन सिस्टम्स में प्लैनेट हैं, तो प्लैनेट खरबों में चले गए, मतलब ट्रिलियंस में चले गए प्लैनेट, ठीक है। अब आप इमेजिन करो, और ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये गोल्डीलॉक्स जोन में पड़ने वाले प्लैनेट्स की। बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो अलग। और अगर हमारी थ्योरी गलत हुई कि भाई वाटर ही चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए लाइफ, तो आप सोचोगे कितनी वो पॉसिबिलिटी है। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है कि भाई कितने होंगे। तो ट्रेपिस्ट जो सिस्टम है, मैं नंबर भूल गया, आई थिंक 7B या 15B कुछ था ऐसे उस एक्सोप्लैनेट का नाम, वहाँ पे वाटर एग्जिस्ट करता है, उस पर बहुत हैवी रिसर्च है। अच्छा, हमने खोजे कितने हैं, अब ये बात है, मैं रिसेंट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब ऐसे प्लैनेट्स या एक्सोप्लैनेट्स जहाँ वाटर प्रेजेंट हैं लिक्विड फॉर्म में, तो गोल्डीलॉक्स जोन में है। और ऐसे कितने हमने खोजे हैं? लगभग 5000 खोज लिए। 5000 खोज लिए, लेकिन वहाँ लाइफ है कि नहीं ये नहीं पता लगा। कैसे पता लगा? हमारे पास नहीं है, डिस्टेंस, टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी। आप क्या करोगे? तो वाटर फिर कैसे पता चला है?
वाटर, हाँ ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है ना। हाँ। वाटर कैसे पता चला हमें, जब हम कुछ देख ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं हाँ, सकते। हाँ। देखिए क्या होता है, जो टेलीस्कोप्स होते हैं जिसके थ्रू ऑब्जर्व होते हैं ये सब चीज़ें, वो अलग अलग स्पेक्ट्रम्स पे होते हैं, राइट। तो कई बार जो आपके एटमॉस्फेयर में अगर वाटर है, एटमॉस्फेयर में वाटर है, ज़मीन पे वाटर है, वो कई बार विजुअली आपका दिख जाएगा, क्योंकि आपका प्लैनेट जैसे नेपच्यून है पूरा ब्लू दिखता है। ब्लू दिखेगा, सीधे हमें समझ में आ गया कि भाई पानी है, वो क्योंकि लाइट स्कैटरिंग वाली चीज़ के कारण कि वो ब्लू दिखने लगता है, तो एक हमें पता चल जाता है। एटमॉस्फेयर में भी पानी होगा, क्योंकि वो पानी अगर कोई भी सिस्टम, सोलर कोई भी क्या बोलेंगे स्टार के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें वेपराइजेशन होगा अगर लिक्विड है। हाँ, ठीक तो है। फिर आप उसके ट्रेसेस आपको एटमॉस्फेयर में मिलेंगे। फिर अब जब अलग अलग स्पेक्ट्रम पे आप उसको चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि अलग अलग उसमें एटमॉस्फेयर में पानी है। अच्छा। पानी अगर एटमॉस्फेयर में तो मतलब ज़मीन पे भी है। ओके, और हाँ, कितना एटमॉस्फेयर में है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़मीन पे है। जैसे हाँ, हमारे में हाँ, वाटर वेपर एक परसेंट फिनोमेना, हाँ। एक वो है, हमारा भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है, तो वो उससे वो डिटेक्ट करते हैं रिवर्स में। तो वो हर समय ये नहीं होता कि उन्होंने देख लिया है दूरबीन से अच्छा। कि भाई सरफेस पे नजर आ रहा है। सरफेस पे है कि वो भाई actually- वो मछली तैर रही है, एलियन वाली देख लो, ऐसा नहीं होता। हाँ, मतलब वो एटमॉस्फेयर में स्पेक्ट्रम के थ्रू वाटर है, हाँ। ये पता लगाते हैं, तो इससे ये साबित हो जाता बहुत है कि सारे surface मल्टीपल पे- एनालिसिस होते हैं। हाँ। मैंने भी कुछ इस टाइप के एनालिसिस में पार्ट लिया है। ओके। हम लोग का एक वेबसाइट है, उस पर एज अ सिटीजन साइंटिस्ट मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें ये करना था कि गैलेक्सी की जो टाइप्स होते हैं, जो शेप्स होते हैं, जैसे हमारी मिल्की वे स्पाइरल है, दूसरे शेप्स में भी आती हैं गैलेक्सी, सिर्फ एक शेप फिक्स नहीं है। तो उसमें मेरा ये काम था कि गैलेक्सी के टाइप के हिसाब से उसको क्लासीफाई करना और साइंटिस्ट को डेटा भेज देना। तो मैंने लगभग 400-500 गैलेक्सी का क्लासिफिकेशन खुद किया है और वो साइंटिस्ट को डेटा भेजा है। तो ये मेरा खुद का किया हुआ वर्क है। तो उससे मुझे अंडरस्टैंडिंग आई कि इन लोग के पास इतने सारे मीटर्स होते हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमें पता भी नहीं जिनके नाम, जिसके थ्रू ये अलग अलग एनालिसिस करके ये सब चीज़ें निकलती हैं। तो ये किसी एक इंस्ट्रूमेंट से आपको कभी नहीं पता चलेगा। आपने 10 का डेटा जोड़ा, हाँ, फिर उससे आपको समझ में आएगा। कंक्लूजन निकला। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है उसमें। तो अब फाइनली मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। जी सर। सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये आज का पॉडकास्ट, लेकिन एक टॉप क्वेश्चन जो बहुत व्यूअर्स के मन में भी है कि आने वाले 50-100 सालों में हम क्या यूनिवर्स के बारे में क्या जान सकते हैं, क्या इन्वेंशंस हो सकती हैं, क्या पता लग जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस कि मतलब अगले 100 साल में हम कहाँ होंगे, राइट? कहाँ होंगे? तो देखिए सर, इसका कोई आंसर ऐसा फिक्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, राइट। पर मेरा ये मानना है पर्सनली कि तब तक ये चीज़ पब्लिक हो गई होगी कि हमारे यहाँ स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुए हैं, बाहर से हैं, विच आर नॉट फ्रॉम अर्थ। तो ये चीज़ें वो होंगी, और इसके साथ ये चीज़ें हो चुकी होंगी कि हम इंटरस्टेलर ट्रैवल कैसे करें, मतलब जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं उसके बीच में कैसे ट्रैवल करें। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में तो हम कर लेते हैं, हमने भेज भी दिया, प्लूटो तक भी भेज दिया, बिल्कुल। है ना। वोएजर 1 तो उसके बाहर भी निकल गया, सोलर सिस्टम के बाहर, हाँ। है ना। तो वही बात है कि आप वो टेक्नोलॉजी आप उसकी तरफ वर्क कर रहे हो। इलॉन मस्क इज़ वर्किंग टुवर्ड्स दैट कि हम मल्टी प्लानिटरी कैसे बनेंगे। 100 ईयर्स में ये तो हो जाएगा कि हम सिर्फ एक प्लानट पे नहीं होंगे। हाँ। मून पे हमारा बेस होगा, ये तो पक्की बात है। हाँ। मून पे सबकी नज़र है, सब यूएस की है, रशिया की है, चाइना की है, हमारी भी है, अब हमारी भी है, ठीक है। चंद्रयान 3 के बाद, चंद्रयान 3 के बाद, ठीक है। मार्स पे भी अब हमारी नज़र अब पड़ने लगी है। हाँ। तो ये आसपास जो एरिया है, और सन पे भी तो है ही। सन पे है, सन को तो लेकिन हम रीच नहीं कर सकते, बाहर से देख सकते हैं, उसके एनर्जी यूटिलाइज कैसे कर ले सोलर से, वो सब चीज़ें। तो अपने सोलर सिस्टम में तो हम कुछ ना कुछ मैनेज कर ही चुके होंगे, दैट इज़ ओके। पर मेरा ये पर्सनली मानना है कि हम कुछ ना कुछ साइंस के ज़रिए, चाहे तो वर्म होल जो होते हैं, जो आइंस्टाइन जी ने प्रपोज किया था कि होते हैं शॉर्टकट थ्रू स्पेस एंड टाइम, कि एक से दूसरी जगह जाने का शॉर्टकट स्पेस में, तो वो चीज़ें हो सकता है वी वुड हैव डिस्कवर्ड। जैसा कि कहीं ना कहीं एक इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया था क्रिस्टोफर नोलन की, कि वहाँ से हम दूसरी जगह पहुँच गए। तो आई बिलीव 100 ईयर्स में वी वुड बी वेरी क्लोज टू अनलॉकिंग इंटरस्टेलर ट्रैवल का जो मेथड होता है कि हम कैसे ट्रैवल करें विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस। ओके। तो ये मेरा मानना है कि हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके होंगे। नियरली हम एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने की कैपेसिटी, वी वुड बी वेरी क्लोज टू फाइनलाइजिंग इट। ओके। और क्या अगले 100 सालों में हमें एलियन दिख जाएगा? सबसे बड़ा सवाल। डेफिनेटली डेफिनेटली। यस। तो बहुत अच्छा ये एक
हमारा डिस्कशन था यूनिवर्स और एलियंस के ऊपर। तो आई होप कि व्यूवर्स आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू हमें सर, Thank you, आपकी ये नॉलेज हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रही और आप कई बच्चों को इंस्पायर भी करेंगे, वो उस बात की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है। और आप लोग